मानव शरीर में पाए जाने वाले आपातकालीन हार्मोन की भूमिका। तो दो प्रकार के आपातकालीन हार्मोन पाए जाते हैं। पहला होता है एड्रेनलिन, दूसरा होता है नॉन एड्रेनलिन। फिर ये विपरीत परिस्थिति में अत्यधिक मात्रा में स्रावित होते हैं। इनके कारण रक्तदाब, श्वसन दर, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, जो विपरीत परिस्थितियों में लड़ने के लिए सहायक होती है। फिर है पैराथायरॉयड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम व कार्य बताएं। तो पैराथायरॉयड हार्मोन स्रावित होता है पैराथायरॉयड ग्रंथि से, और इसका काम है कैल्शियम को हड्डियों से रक्त में ले जाने का। तो इसका कार्य है कैल्शियम को हड्डियों से रक्त में ले जाने का। फिर ग्लूकोमा रोग क्या है? तो ग्लूकोमा रोग आंखों से संबंधित है। आंख में जलीय द्रव की मात्रा बढ़ती है, काचाभ द्रव भी बढ़ता है, और इससे कॉर्निया पर दबाव पड़ता है, जिससे आंखों में दर्द होता है, रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाता है और आंखों की रोशनी चली जाती है। फिर प्रक्रिया हीमोडायलिसिस क्या है? तो यह प्रक्रिया मानव के किडनी के फेल होने पर की जाती है। प्रक्रिया में कृत्रिम रक्त का उपयोग किया जाता है। अपशिष्ट को बाहर निकालने में सहायता करती है। केवल अल्ट्राफिल्ट्रेशन ही होता है। तो होमोडायलिसिस हो गया। फिर है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का रोल क्या है? तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह इसकी आंतरिक झिल्ली होता है। इसके लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। इस पद में अप्रत्यक्ष NADH2 ऊर्जा प्रत्यक्ष ATP ऊर्जा में बदल जाती है, और सबसे ज़्यादा ऊर्जा ATP इसी दौरान बनती है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? ये ATP बनाता है। फिर है रक्त प्लाज्मा किसे कहते हैं? किससे निर्मित होता है? तो रक्त के द्रव भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त का 55% भाग होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% पानी, 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन होता है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। प्लाज्मा में 4 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जिसमें पहला है एल्ब्यूमिन 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 प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और फाइब्रोनिजिन प्रोटीन। तो पहला प्रोटीन है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, दूसरा है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, तीसरा है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, चौथा है फाइब्रोनिजिन प्रोटीन। फिर है निष्क्रिय प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा में एंटीबॉडी का निर्माण शरीर में नहीं होता। पूर्व में निर्मित एंटीबॉडी शरीर में प्रवेश कराई जाती है। पहली है प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जिसमें एंटीबॉडी का प्रवेश माता के द्वारा होता है। दूसरी है कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जिसमें कृत्रिम रूप से निर्मित एंटीबॉडी का प्रवेश कराया जाता है, जैसे कि एंटी सीरम या प्लाज्मा। फिर है थैलीसीमिया बीमारी का कारण को संक्षेप में समझाइए। तो थैलीसीमिया एक आनुवांशिकी रोग है जो बीटा और अल्फा जीन के उत्परिवर्तन के कारण होती है। तो आनुवांशिकी रोग है जो बीटा और अल्फा जीन के उत्परिवर्तन के कारण होती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन नहीं बना पाता, तो इसके कारण ग्लोबिन प्रोटीन नहीं बन पाता और ब्लड का निर्माण नहीं होता। इससे रक्त की कमी हो जाती है और एक प्रकार का एनीमिया है। तो थैलीसीमिया में ग्लोबिन प्रोटीन नहीं बनता। फिर एंडेमिक डिजीज क्या है? तो एंडेमिक डिजीज ऐसी बीमारी है जो एक निश्चित भूभाग में स्थायी व लगातार उपस्थित हो। तो एक निश्चित भूभाग में स्थायी व लगातार उपस्थित हो, बीमारी इस क्षेत्र से बाहर से प्रवेश नहीं की गई हो, उस क्षेत्र में उस बीमारी के मामले सामान्य संख्या के अंदर सीमित हो, ऐसी बीमारी को स्थानिक रोग कहा जाता है। भारत में लेप्रोसी, काला अजहर, चिकनगुनिया, रेबीज, डेंगू, जापानी एनसीफ्लाइटिस ये एंडेमिक डिजीज है।
फिर है कोर्टिसोल या कर्टिसोल हार्मोन क्या कहते हैं? तो कर्टिसोल हार्मोन अल्प मात्रा में स्रावित होता है सामान्यतः, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में भूख के समय यह अत्यधिक मात्रा में स्रावित होता है। यह सबसे पहले ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, वसा को ग्लूकोज में और अंत में प्रोटीन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, जिससे बिना खाए हुए भी 15 से 20 दिन तक जीवित रह सकते हैं। तो कॉर्टिसोल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। फिर ध्वनि की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? ध्वनि का तो ये अपन को नहीं पढ़ना है, ध्वनि वाला। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि पैनक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, एक्सप्लेन करें। तो इसमें है 98 भाग बहिस्रावी होता है और इसका 2% भाग अंतःस्रावी होता है। अंतःस्रावी भाग को लैंगरहैंस द्वीप समूह भी कहते हैं। जो इसका बाह्य स्रावी भाग है उसमें अग्नाशय यानी कि पूर्ण पाचक रस नलिका द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में पहुंचने के बाद जिसमें अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम होते हैं। तो पूर्ण पाचक रस में अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम होते हैं, जिसके कारण वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करते हैं। और अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस द्वीप समूह, इससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इसकी कमी से मधुमेह नामक रोग होता है और इसमें ग्लूकागन और सोमाटोस्टेटिन हार्मोन भी स्रावित होता है। फिर आईवीएफ प्रक्रिया पर लघु लेख लिखिए। आईवीएफ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को ही आईवीएफ या कृत्रिम गर्भधान कहा जाता है। निसंतानता जोड़े के लिए वरदान है। स्त्री के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को लैब में निषेचित करके भ्रूण का निर्माण किया जाता है। तैयार भ्रूण को उस महिला के गर्भाशय में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जन्मे शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। हार्मोन असंतुलन, फैलोपियन ट्यूब में रुकावट, शुक्राणु का कमजोर होना, ये सब इसके प्रमुख कारण हैं। इस प्रक्रिया के कुछ चरण होते हैं। पहला है ओवेरियन स्टिमुलेशन, जिसमें डॉक्टर महिला को हार्मोनल दवाई इंजेक्शन देते हैं। ट्रिगर इंजेक्शन अंडाणुओं को परिपक्व बनाते हैं। एग रिट्रीवल, महिला के अंडाशय से परिपक्व अंडाणु निकाले जाते हैं। स्पर्म कलेक्शन, पुरुष साथी से स्वस्थ शुक्राणु एकत्र करते हैं। फर्टिलाइजेशन, अंडाणु एवं शुक्राणु को लैब में उचित वातावरण में निषेचित करवाया जाता है। फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड ट्रांसप्लांट, तो 5-6 दिन तक भ्रूण के विकास की देखरेख करते हैं, तत्पश्चात महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हैं। अगला है रक्त थक्का निर्माण प्रक्रिया को समझाइए। तो रक्त थक्का निर्माण के अंतर्गत 2 प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है। पहली है रक्त स्कंदन, दूसरी है प्लेटलेट प्लग। रक्त स्कंदन, इस प्रक्रिया में चोट लगने वाली जगह पर फाइब्रिन प्रोटीन जमा हो जाते हैं। जो कारक काम आते हैं उन्हें स्कंदन कारक कहते हैं। ये 13 संख्या में होते हैं। मुख्य रक्त स्कंदन कारक हैं कैल्शियम, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइब्रोनिजिन प्रोटीन। ये ऐसे पदार्थ या ऐसे रसायन हैं जो रक्त स्कंदन की क्रिया को रोक लेते हैं, प्रतिस्कंदनकारी पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो इस स्कंदन की क्रिया को रोक लेते हैं उसको प्रतिस्कंदनकारी पदार्थ कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक प्रतिस्कंदन, इसका उपयोग शरीर से बाहर रक्त को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में किया जाता है। फिर एक होता है रक्त स्कंदन के बाद प्लेटलेट प्लग। प्लेटलेट प्लग में क्या होता है? प्लेटलेट प्लग के संग्रहण के कारण बनता है। इसको रोकने के लिए एंटी प्लेटलेट दवा दी जाती है।
यह एक ऐसी दवा होती है जो प्लेटलेट को इकट्ठा होने से रोक लेती है। इसका उदाहरण है एस्पिरिन और ल्यूकोप्रीन। फिर है पश्च मस्तिष्क की संरचना बताते हुए इसके कार्य बताइए, यानी कि हाइंड ब्रेन एंड इट्स फंक्शन। तो 3 भागों में विभाजित होता है। पहला है पोन्स, दूसरा है मॉड्यूला, तीसरा है अनुमस्तिष्क सेरिबेलम, और सेकंड था मेड्यूला ऑब्लिगेटा। अब जो सभी अनैच्छिक क्रियाएं का नियंत्रण मेडुला ऑब्लिगेटा करता है। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि जो हमारे पे डिपेंड नहीं है, हृदय का धड़कना, उल्टी आना, मूत्र का निर्माण, जी घबराना, भोजन का पाचन, पर श्वसन का नियंत्रण मेडुला ऑब्लिगेटा नहीं करता, पोन्स के द्वारा किया जाता है। इसलिए श्वसन केंद्र पोन्स में स्थित होता है। मेडुला ऑब्लिगेटा एक लंबी धागेनुमा संरचना मेडुला ऑब्लंगेटा से एक लंबी धागेनुमा संरचना निकलती है जिसे मेरुरुज्जु कहते हैं। यह रिफ्लेक्स एक्टिविटी का नियंत्रण करती है। फिर अनुमस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है इसका हिंड ब्रेन का। तो अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है जिसे सेरिबेलम कहते हैं। इसका कार्य होता है ऐच्छिक कार्यों को करने, ऐच्छिक क्रियाओं में कुशलता प्रदान करता है और शरीर का संतुलन बनाए रखता है।